आशीर्वाद देती स्वतंत्र हुई माँ भारती के अमर सपूतों से भारत भूमि गौरवान्वित है। लेकिन आज कई के न तो कहीं स्मारक हैं, नहीं नाम ही हैं भी तो कुछ पर धूल पड़ी है, या तो नाम ही धुंधले पड़ते जा रहे हैं। हे देवी, आप कौन हैं? यहाँ क्यों उदास बैठी हैं? बेटा, मेरे हाथ पैर में बेड़ियां लगी हुई हैं, इनको कोई काटे अभी तो उठो। क्या तुम काटोगे मेरी बेड़ियां? मैं भारत माँ हूँ। हाँ माँ, मैं इन्हें काट डालूंगा। मैं मंगल हूँ। मेरे साथ लक्ष्मी है, तात्या है, नाना है। मंगल पांडे जिंदाबाद, झांसी महारानी लक्ष्मीबाई जिंदाबाद, तात्या तोपे जिंदाबाद, पेशवा जिंदाबाद। जब माता गुलाम रहे तब भला किस बेटे को नींद आए। माँ की मुक्ति के लिए बेचैनियाँ ही थी कि राणा शिवा, सांगा, मंगल, लक्ष्मी, नाना, टाट्या, महर्षि चुनचुन के संस्कारों ने ऐसा झकझोरा कि बिस्मिल, आजाद, भगत, चाफेकर जैसे वीर बेटों ने जन्म लिया। निसंदेह वीर महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी की माटी की महिमा यही है कि हम वतन के लिए प्राण तक की आहुति दे देते हैं। संग्राम में जिनने सिर का समर्पण किया, सर्वस्व अपना अपने राष्ट्र पर अर्पण किया। मूर्तियां अनेक या एक जहीं भी, एक में नाम सबके समाहित कहीं भी। सब में एक नाम वहीं भी, सब में सब नाम अभी भी कभी भी। सबकी सांस सांस एक सांस, फांस फांस सबकी एक फांस। एक राष्ट्र एक भक्ति, एक शहीद एक शक्ति। चरण चरण सभी के वंदन, फूल पान अक्षत चंदन, फूल पान अक्षत चंदन, फूल पान अक्षत चंदन। वंदे भारतम। महर्षि चुनचुन पांडे का यह स्मारक सुल्तानगंज भागलपुर में है, जहां गंगा जल भरकर लोग भगवान शंकर पर चढ़ाने देवघर जाया करते हैं। महर्षि चुनचुन पांडे ने 1905 में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की थी और पूरे देश में उसकी 600 शाखाएं बनाई थी। महर्षि चुनचुन ने अनुशीलन समिति की एक अपनी सेना भी बना ली थी, जिसमें ज्यादातर उनके अपने ही भड़ों स्टेट के सुरक्षा कर्मी थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और देश आजाद हो गया। जय हिंद। हमारा राष्ट्र अभी स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्योंकि आज 15 अगस्त है। आइए हमारे साथ पीछे पलटकर देखें कि आखिर यह शुभ दिन आया कैसे। जिन वीरों के गर्म लहू से तरबतर होकर शान से तिरंगा तना, जश्न आजादी मना, आज उनके प्रति एहसानमंदी जाहिर करना हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। वाकई वीर बेटे बलिदान हुए बहुधा, कांड और कथा भी अथाह। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। 8 डाउन ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी। काकोरी में ट्रेन रोककर सरकारी खजाने के 8,000 रुपए लूट लिए गए थे, जिसके नायक थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और वीर चंद्रशेखर आजाद। तिजोरी तोड़ने का काम वीर अशफाक उल्लाह खां कर रहे थे। प्रीति लता वादेदार ने 24 सितंबर 1932 को
पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर 9 बजे रात में काफी खतरनाक तरीके से अंग्रेजों के ऊपर गोलियां बरसाती बरसाती वीर सखी कल्पना दत्त द्वारा प्रदत्त पोटेशियम साइनाइड चाटकर शहादत पाली, मगर अंग्रेजों के हाथ न लगी। ठीक ऐसा ही प्रण था महाबली चंद्रशेखर आजाद का। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अकेला साहस यमाजद बनकर नॉट पावर की पहले कलाई तोड़ दी और अपनी उसी पिस्तौल से उसकी पूरी फौज को वीर आजाद ने ऐसी धूल चटाई थी कि मर जाने के बाद भी कोई पास जाने का साहस जुटा नहीं पाया और दूर से ही पेड़ के पीछे वीर गति प्राप्त आजाद के मृतदेह को भी बांस से टटोल टटोल कर डर से ऐसे देख रहा था कि शायद कहीं अभी भी वो महायोद्धा जिंदा तो नहीं। इस प्रेस के संस्थापक वीर चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई थी कि जिंदा कभी अंग्रेजों के हाथ न आऊंगा और अंतिम गोली उन्होंने स्वयं से स्वयं को मार ली थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून मांगकर बदले में आजाद देश देने का वादा करने वाला महायोद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत के बाहर से भारत को घेर कर अंग्रेजी सत्ता को अंग्रेजों से छीनकर विदेशियों को देश से खदेड़ खदेड़ भगा देने की जबरदस्त रणनीति बनाई थी। जापान आदि अनेक देशों में नेताजी की स्तुति बोलती थी। महान क्रांति नायक रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज स्थापित कर वीर सुभाष को सौंप दी थी। रास बिहारी बोस के साथी महान क्रांति नायक महर्षि चुनचुन पांडे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अदृश्य होने का योग सिखलाया था। महर्षि चुनचुन ने 1905 में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कर पूरे देश में 600 शाखाएं और अपनी सेना बनाकर अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। आज से लगभग 102 साल 3-4 माह पूर्व यानी 13 अप्रैल 1919 को जब बैसाखी का महापर्व था, अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में राष्ट्रभक्त भारतीयों को घेर कर गोलियों से बहुत ही निर्दयता के साथ भून डाला गया था। क्रूर हत्यारा माइकलो डायर को अंग्रेजों के ही घर में घुसकर भारत का महायोद्धा उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में गोली से उड़ा दिया था। न जाने कितनी जानें गईं, न जाने कितने महायोद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश को आजाद कराने के लिए, स्वतंत्र भारत को बनाने के लिए और उसी तिरंगे के शान से फहराने का आज महा महोत्सव पूरा भारतवर्ष मना रहा है। आइए हम सभी भी इसमें शामिल हों और हम सब स्वतंत्रता दिवस मनाएं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्र आज देश है, स्वतंत्र आज भारती, स्वतंत्र आज देश है, स्वतंत्र आज भारती, स्वतंत्र ते सुदेविलो प्रथम स्वतंत्र आरती, स्वतंत्र आज देश है। शीश कट गया न किंतु हाथ से गिरी ध्वजा, शीश कट गया न किंतु हाथ से गिरी ध्वजा, कटी जुबान ने भी शब्द वंदे मातरम कहे। स्वतंत्र आज देश है, स्वतंत्र आज भारती, स्वतंत्र आज देश है, स्वतंत्र आज भारती, स्वतंत्र के सुदेविलो प्रथम स्वतंत्र आरती, स्वतंत्र आज देश है। भारत माता तेरी गाथा सबसे ऊंची तेरी शान, भारत माता तेरी गाथा सबसे ऊंची तेरी शान, तेरे आगे शीश झुकाए दे तुझको हम सब सम्मान। नमस्कार, मैं कनकलता सोनी मैकपाई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार आप सभी का। गुलामी की जंजीरें काट ये संकल्प हमने उठाया, गुलामी की जंजीरें काट ये संकल्प हमने उठाया, बहा रक्त वीरों का तभी आजाद भारत हो पाया। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के सहित मैं कुलदीप कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राष्ट्र ही सम्मान है, स्वाभिमान है, प्राणों का बलिदान है, वीरों की पावन वंदना है, अहर्निश अभ्यर्थना है, आत्मा अर्पित है, सुमन समर्पित है। राष्ट्रीय यज्ञ कुंड में स्वयं की आहुति देने वाले असंख्य सेनानियों की समाधि पर शीश झुके हैं बीज पौध वृक्ष, अर्थात 3 चरण 3 रंग। मानव जीवन यही है। मेरे देश के जीवन में, हमारे देश के जीवन में भी तिरंगा हमारी शान है, हमारा स्वाभिमान है। एक रंग था गुलामी का, एक रंग था संग्राम का, और अब एक रंग है स्वाधीनता का। पीढ़ियों के भी 3 रंग हैं, एक जिसने लड़ाई लड़ी, एक जिसने लड़ाई के समय जन्म लिया, और एक आज जो गर्व से कल के किस्से सुन रहे हैं। हमें भी गर्व है, इसलिए हमने आज का ये कार्यक्रम इन्हीं पे केंद्रित रखा है। बंधुगण, हमारे तमाम प्यारे देशवासियों, मैकपाई के सभी दर्शकों को अभिषेक चंदन का नमस्कार। मैं आज इस कार्यक्रम का आगाज करती हूँ। आओ झुककर सलाम करें, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून, खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परिचय कराना चाहती हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीमती अंकिता श्रीवास्तवा, रिटायर्ड आर्मी। इस प्रोग्राम में उनका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। मैं भारतीय सेना की रिटायर्ड अधिकारी हूँ, यानी कि इंडियन आर्मी की, और डेफिनेटली मैं लेफ्टिनेंट कर्नल पद से रिटायर होके 14 साल की सर्विस करके 2008 में मैं फौज को छोड़ चुकी हूँ। उसके बाद में बहुत सारे काम बाहर कर रही हूँ, जिसका जिक्र हम आगे वार्तालाप में करेंगे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद है, मैं आपका स्वागत करती हूँ केसी कविराज जी, जो कि सीआरपीएफ से हैं। आप बड़ी ही शिद्दत से देश की सेवा कर रहे हैं और सैनिक होने का फर्ज निभा रहे हैं। साथ ही आपको कविता लेखन का भी शौक है, और आप एक अच्छे गायक भी हैं, भजन भी गाते हैं और लोकल गीत भी आप गाते हैं। आपकी 100 से अधिक रचनाएं आपकी आ चुकी हैं और आपकी कई रचनाएं प्रकाशित भी हो चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका केसी कविराज जी। जय हिंद सर। जय हिंद सर। अब मैं कर्नल श्री इंद्रजीत सिंह, रिटायर्ड आर्मी, इस प्रोग्राम में तहे दिल से उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। Thank you. Jai Hind. Thank you. I am Colonel Indrajit. I retired last year after 32 years of service. मैं वैसे वेटनरी डॉक्टर हूँ और फौज में भी आरवीसी रिमाउंट वेटनरी कोर में था, और लास्ट ईयर ही 32 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हुआ हूँ। और थोड़ा सा शौक लिखने का भी है। बाकी क्योंकि मैं फौजी फैमिली से हूँ, मैं आई एम थर्ड इन द जनरेशन। माय ग्रैंडफादर वाज इन कैवलरी, जहाँ पहले इंडियन कैवलरी जो ब्रिटिश कैवलरी थी। फादर भी आर्मी में थे, आर्मी में थे, और मैं भी हूँ। ब्रदर भी हैं, आर्मी में थे। मेरे ब्रदर इन लॉ भी नेवी में है। सो वी आर बेसिकली आर्मी फैमिली। वेलकम, आपका भी स्वागत है। शिवा सर। I am ex-Sergeant Shiva. I served in Indian Air Force from 1971 to 1988. After 16 years of service, I came out and I had my own entrepreneurial stint. Now I am totally retired. I am staying at my ancestral home, and I established a trust. With that, I am engaged in certain environmental protection activities. Thank you for inviting me for this beautiful program. थैंक यू सर। ना पूछो जमाने को
क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अब मैं श्रीमती अंकिता जी से जानना चाहूंगी कि आपने भी अवश्य ही वीरों की कहानियां सुनी होंगी, फिर भी मैगपाइप के दर्शकों को यह जानने की उत्सुकता होगी ही कि सेना यानी फौज में जाने की प्रेरणा आपको किनसे और कैसे मिली। थैंक यू। अपने दर्शकों को, मैगपाई के दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मेरे को सेना में जाने की प्रेरणा केवल एक सीरियल दूरदर्शन पे जो आता था, 1989 में रिलीज हुआ था, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आ चुकी थी। वो सीरियल का नाम था उड़ान। उस उड़ान सीरियल में कविता चौधरी एक आईपीएस ऑफिसर थी, जो कि एक बहुत ही हम्बल घर, बहुत ही साधारण घर की लड़की थी। मैं भी बहुत ही साधारण घर की लड़की हूँ। मुझे जिस प्रकार से वो अपनी पी कैप और बेल्ट पहना करती थी यूनिफॉर्म के ऊपर, और जिस पावर के साथ वो आगे बढ़ती थी, और उन तमाम गलत लोगों ने जिन्होंने उनके परिवार के साथ गलत किया या जो किया, उसके ऊपर किस प्रकार से उन्होंने ठीक किया, इस भावना से मैं बहुत ज्यादा प्रेरणा पाया। एंड मैंने सोचा मुझे भी ऐसे ही किसी प्रोफेशन में जाना है जहां पर मेरे हाथ में बहुत सारा पावर होगा। तो पहले मैंने ज्वाइन करना चाहा इंडियन पुलिस सर्विसेज, लेकिन उसी दौरान जब एग्जाम दे रहे थे तब आर्मी में नया नया लड़कियों के लिए इंडक्शन शुरू हुआ था। 1992 में मैंने बीएससी करी थी। मुझे लगा ये अनचार्टेड फील्ड है, इसमें तो अभी कोई गया ही नहीं है, क्यों ना मैं आर्मी ही ज्वाइन करूं। तो मैंने आईपीएस बनने का ख्वाब छोड़ के इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने का फैसला ले लिया। उसी से मैं आज उसमें पहुंच गई थी। थैंक यू मैम, बहुत मोटिवेटिंग है आपकी स्टोरी। सच में बहुत अच्छा लगा मैम आपके बारे में जानकर। मेरा जो अगला प्रश्न है वो शिवा सर से है। शिवा सर, सेना में होना हम सबके लिए गर्व की बात होती है, तो आप आपका जो डिफेंस का जो टेन्योर रहा है, टाइम रहा है, तो उसके आप कुछ ऐसी यादगार बातें या कुछ ऐसे पल बताएं जिससे कि बाकी जो हमारे श्रोता हैं उनको भी प्रेरणा मिल सके और वो भी डिफेंस लाइन को ज्वाइन करना चाहें। तो आप उनके लिए कौन से आपके वो यादगार पल रहे हैं? One of the memorable period of my service was that Operation Rastad. It was 1987 January, somewhere in that, and I believe it was 31st January, and Operation Rastad was launched. It was one of the biggest exercises, I believe, in the world, involving about 5 lakhs armed forces of the country, almost half of it. And suddenly things became very hot on the border. At that time, I was an instructor in one of our training institute in Bangalore. We were just informed over phone to get ready by 8 o'clock in the evening. We will be airlifted from Bangalore to Delhi. That was the only message. And night around 1 o'clock, we were airlifted by charter to Air India charter flight to Delhi. In Delhi, we landed somewhere in the morning, 3 o'clock. Then there we had tea, and by first light, we were asked to get into a small water. From there, about B-15 were taken to Sirsawa, Haryana. There we went, and from there we were asked to move a radar to border in Sri Ganganagar district in Rajasthan. We stayed at that remote place for about, I think, 92 days. So that was one of the active service I have seen in my life. Otherwise, I was in missile, then in radar. I was not at all in a flying unit. Either it was a radar, missile, or communication. So Operation Rastad was one of the most memorable things I remember also. There were so many things which I cannot elaborate because it's not proper for me
to say all those things. But it was one of the toughest because in the middle of exercise, our vehicles broke down in the desert. We were deprived of even water and food for 2-3 days. It was one of the toughest phase of my life I faced over. So nice to hear your memories. Yeah. One thing I would like to ask Shiva sir. Sir, that was most of memorable moment of in your life. I just ask you that what was your particular role in that operation, so that our viewers would like to hear from you. I was from power and transportation section. So my role was to move all the equipment to the site of our exercise, and that it was not exactly an exercise, it was a warlike situation. Exercise. अब मैं श्री इंद्रजीत जी से भी यह जानना चाहूंगी कि सेना यानी फौज में जाने की प्रेरणा आपको किनसे और कैसे मिली? ऐसे कि मैंने अभी बताया था इंट्रोडक्शन में भी, मैं एक फौजी फैमिली से ही आता हूँ, तो स्वाभाविक है कि बड़े ब्रदर भी फौज में थे और ब्रदर इन लॉ भी फौज में, और भी रिलेटिव दादाजी तो थे ही फौज में, तो उसी तरह से स्वाभाविक था कि फौज में जाने का शौक था। हालांकि मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि सभी फौज में जाएं, तो मैंने जब अपना वेटनरी मेडिसिन कंप्लीट किया तो उसके बाद और भी जॉब ऑफर थे मेरे पास, बट फिर वही शौक था, एक होता ही है कि जाना है सबको देखे, तो फिर मैंने रिमोट इन वेटनरी कोर में अप्लाई किया, क्योंकि थोड़ा हटके था, इसलिए क्योंकि डॉक्टर बन गए थे तो मैंने कहा तो इसी में जाना अभी अच्छा है, तो ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपके स्टोरी को जान के। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने बताया कि आप मेडिकल फील्ड में थे, आर्मी में, वेटनरी डॉक्टर में, तो वहाँ का तो वेटनरी में थे, तो फिर वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट किस प्रकार का होता है, कैसे, जो हम जनरली तो मेडिकल फील्ड होता है जी। हाँ यस, आपको जानकर बहुत खुशी होगी और हैरानगी भी होगी कि फौज में जैसे आदमियों का मेडिकल की देखभाल की जाती है, उसी तरह से और उससे भी अच्छी जो आर्मी के एनिमल्स होते हैं उनकी देखभाल भी की जाती है। बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं जिनको मैंने कमांड भी किया है, JNK में भी था और ईस्ट में भी था मैं। उसके अलावा जो उसमें घोड़े भी हैं, खच्चर भी हैं, और आर्मी डॉग्स की बहुत बड़ी स्क्वाड डॉग्स होते हैं हमें जी। हाँ, बहुत बड़ा रोल है। और सिंस मैंने डॉग कोर्स भी किया है, मैं डॉग क्वालिफाइड हूँ, डॉग ट्रेनर भी हूँ, और मैंने डॉग यूनिट भी कमांड किया है ईस्ट में, तो इसलिए वहाँ उनकी देखभाल और उनका भी रख रखाव एक बहुत ही आला दर्जे का होता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं किया जाता। और मेरे साथ में जैसे और भी हैं फौजी हैं जो हैं, इवन आई थिंक कल अंकिता विल आल्सो must have seen somewhere vet hospitals in RBC vet hospitals, so she can watch me कि how clean and better they are well maintained. That's nice. एनिमल भी एक सिपाही की तरह या एक उसी की तरह की जाती है। बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जिस तरह से एक सैनिक है, एक फौजी है, और एनिमल्स का डिफेंस में हमेशा ही बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो फिर उनकी भी उतनी ही केयर होनी बहुत जरूरी होती है। बहुत अच्छा लगा इंद्रजीत सर आपसे ये जानकर। मेरा अगला जो प्रश्न है वो केसी कविराज जी आपसे है। हम सब जानते हैं कि डिफेंस में भय का कोई स्थान नहीं होता है, भय की कोई जगह नहीं होती है, फिर भी कभी ना कभी कोई ना कोई पल ऐसा जरूर कभी ना कभी आपने फेस किया हो या हमने कभी देखा हो, कोई ऐसा
भय का कोई पल आया और आपने उसको किस तरह से फेस किया, वो मैं जानना चाहूंगी आपसे। जी हाँ मैम, जैसे ये सही बात है कि फौज में भय, डर, ये सब शब्द का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे पल भी आए जब मैं भर्ती होकर अपना रिक्रूट ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सन 2006 में बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हम तैनात थे। तो उस टाइम हम अपने साथी जवानों को पोस्ट पर कुछ खाना देकर आ रहे थे वापिस। तो उसमें क्या है कि हमारी गाड़ी पर एकदम कुछ बैड एलिमेंट्स के द्वारा ग्रेनेड का थ्रो किया गया था। तो उस समय एक ऐसा भय, एक ऐसा खौफ, जब ग्रेनेड वहां पर फट जाता है तो वहां पर जो एक स्कूटर और एक साइड में जो दीवार थी उसको एकदम चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। तो ऐसे माहौल में हमने फटाफट अपना पोजीशन अख्तियार करके उसके बाद थोड़ी देर बाद जब माहौल वहां का थोड़ा शांत हो गया तो हम भी अपने क्या नाम पे चले गए। तो उस समय एक बहुत दहशत वाला, बहुत क्या नाम वाला था, लेकिन थैंक गॉड ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक और सारे जवान सुरक्षित अपने कैंप तक लौट गए थे। तो और दूसरा, एक बार पूरे नक्सली एरिया में थे तो वहां पर हमारा कैंप काफी उसमें था। तो वहां पर भी एक बार नक्सलियों के द्वारा इस तरह का प्लान बनाया गया था कि आज उस शिवरात्रि वाली रात थी तो वहां पर अटैक करने का प्रोग्राम था। उस रात पूरी रात भर हमारे जितने भी जवान थे, पूरी कंपनी वहां पर डिप्लॉयड थी। तो वहां सभी के द्वारा पूरी रात भर जाग कर उन्होंने कैंप को, हमने उसको सुरक्षित रखा, जिस वजह से कि किसी की हिम्मत, किसी का ये नहीं पड़ा कि कैंप के नजदीक आ जाए। तो इस तरह के कुछ एक दो लाइफ के इस तरह के मोमेंट रहे जिसमें कुछ भय भी लगा और कुछ अपने क्या नाम के प्रति जो जोश जज्बा था तो उसके चलते हम लोग सिर्फ निकल पाए। जी बिल्कुल, ये जोश ही है सैनिक का, जो कि शायद भय भी उससे भयभीत हो जाता है, मेरा ये मानना है। क्योंकि हम भी इस चीज को एक बार अभी फेस कर चुके हैं यहाँ पे, और अभिनंदन सर के बारे में तो उनका परिचय देने की भी जरूरत नहीं है, किस तरह से उन्होंने उनको ही, दुश्मनों को ही खदेड़ दिया। तो भय को भी भयभीत करने वाला जो है वो है सैनिक। बहुत बहुत धन्यवाद केसी कविराज जी। कविराज सर, आपसे एक सवाल, छोटा सा सवाल है, बस एक उत्सुकता वाली चीज है कि जैसे जो पोस्ट इंसिडेंट हो के बाद का जो एक्टिविटीज होता है, जैसे कुछ ब्लास्ट हुआ है, कुछ भी हुआ, ग्रेनेड जैसे आपने बताया कि अभी की ग्रेनेड अटैक हुआ था, उसके बाद आप लोग पोजीशंस लिए, तो उसके जो पोजीशंस लेने के बाद एक्टिविटीज एग्जैक्ट क्या होती है कि किसने किया, कहाँ पे छुपा हुआ है, इन सारी चीजों को ढूंढना, देखना, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को ब्रीफ करेंगे प्लीज। हाँ जी हाँ सर, जैसे किसी ने फेंका, कहाँ से आया, कई बार इस तरह होता है, कई बार तो देखा भी जाता है, कई बार ऐसे ऐसे हालात होते हैं कि बंदा कहीं से दूर से थ्रो कर देता है, कहीं से लूबिंग कर देता है, कहीं बाइक पे चलते चलते फेंक देगा। तो उस हालात में कई बार होता है कि नहीं पता चलता है, क्योंकि हम लोगों का जो ड्यूटीज है सिटीज एरिया में रहते हैं, कौन कैसे आ रहा है, कौन कैसे जा रहा है, तो जल्दी से इस चीज को कैचअप नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे हालात में क्या होता है कि हम लोग पहले तो फर्स्टली खुद को सेव करने का देखते हैं कि हाँ हमें कहाँ से आड़ है, फिर उस पर जब दुश्मन को देखा जाता है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो इस तरह से ये रहता है कि हमारा जो टारगेट है वो दुश्मन रहता है, और उसमें से यह भी रहता है कि कोई ऐसा सिविलियन, कोई ऐसे क्या नाम, कोई क्रॉस में ना आ जाए, इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है सर। कई बारी तो जैसे आप कहीं स्पेशल डिप्यूट किए गए हैं, कहीं स्पेशल जगह पे जा रहे हैं या ऐसा कुछ होता है, तो कई बारी तो ऐसा भी इंटेल भी कुछ रहता होगा कि वहाँ उस एरिया में कुछ प्री प्लान कुछ ऐसा हुआ है, या ऐसा आप लोग जो पहले से सतर्क उसके वजह से हो जाते होंगे, इस तरह का कुछ ऐसा सिचुएशन कभी आया आपके पास? इस तरह का तो खैर मेरे कार्यकाल में नहीं आया, तो लेकिन हाँ रहता है कभी कभी किसी के क्या नाम है, कहीं प्रिपरेशन प्लान से भी कई कार्यक्रम होते हैं, कई बार अचानक भी किए जाते हैं, तुरंत यहाँ पर ये ऐसी कार्रवाई हो गई तो वहां पर फटाफट वहां पहुंच जाओ, तो इस तरह से कई सारे प्लान आ जाते हैं सर। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर आपको ये इतनी सारी जानकारियां देने के लिए। या अब मैं श्रीमती अंकिता जी से सेम सवाल पूछना चाहूंगी कि किसी भी तरह का भय यदि क्षण भर के लिए भी लगा हो तो डर से कैसे निकल पाए आप, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। भय तो मुझे कभी लगा
भय तो मेरे ब्लड में ही नहीं है। भय अगर लगा भी है तो केवल एक ही चीज का, वाइल इन आर्मी लगा है, क्या मैं अपने जवानों को सुरक्षित बाहर निकाल पाऊंगी यहाँ से? क्या मैं जिस इंसान को प्रोटेक्ट कर रही हूँ उस वक्त, क्या मैं उसको सुरक्षित, मैंने अपनी जान का तो भय कभी नहीं था। भय सिर्फ उनका था जिन जिन जानों की जिम्मेदारी मुझ पे थी उस पल, उस वक्त में, उस घड़ी में। क्या मैं इन सबको सुरक्षित बाहर निकाल पाऊंगी? यही भय था, और कोई भय कभी जिंदगी में लगा ही नहीं। और ऐसे कई मुकाम आए जिंदगी में जब इस प्रकार के नाजुक क्षणों से उस वक्त हम गुजरे हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। चाहे देखिए आर्मी, जैसे कि इंद्रजीत सर ने कहा, वेटनरी डॉक्टर रहे हैं सर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हर चीज एक टीम है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना रोल है। उस पल में, उस वक्त में किसको क्या रोल मिला है, वही रोल बखूबी निभाने का हमारा धर्म होता है। हमारा कोई पर्टिकुलर ये नहीं होता हमने अकेले कुछ कर लिया। हम अकेले तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते, बिकॉज इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, दे आर ऑल अ टीम, कंप्लीट टीम वर्क है ये। और हम टीम वर्क के कारण ही सफल होते हैं हर एक ऑपरेशन में। हर व्यक्ति अपना अपना रोल अगर सही तरीके से निभाता है तो हमें जीत अवश्य मिलती है। अभिनंदन जी की जैसे बात करी आपने, ऑफ कोर्स उसके पीछे कितने ज्यादा लोगों का श्रम, परिश्रम, डिसिप्लिन होगा, वो किसी को दिखेगा नहीं, लेकिन एक टीम वर्क से ही हमें विजय प्राप्त होती है हर वर्क में। ये डिफेंस फोर्स का एक बहुत बड़ा करिश्मा है, और हम उस टीम के साथी होने के नाते बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम उस टीम में थे और हमने अपना योगदान दिया। तो भय तो मुझे कभी नहीं लगा। हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगी कोई पर्टिकुलर एपिसोड तो मैं जरूर बताऊंगी अगर समय होगा। शायद उसके लिए समय बहुत ज्यादा चाहिए होगा। बहुत बहुत नमन आपकी सोच को, आपकी साहस को, क्योंकि आप लोगों की बातें सुन के यही लगता है कि जितना थैंक्स छोटा है। बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए इतनी चीजों को करने के लिए, बहुत साहस होना चाहिए, और आप हैं, आपके अंदर ये साहस है। बहुत बहुत थैंक यू अंकिता। एक और चीज क्या, जैसे हमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सिखाया जाता है या पैरामिलिट्री में भी सिखाया जाता है, कंट्री कम्स फर्स्ट, आवर मेन कम फर्स्ट। हम तो है ही नहीं, हम तो सबसे पीछे हैं। हम ये कह ही नहीं सकते हमारा मैं प्रधान नहीं होता यहाँ पर। यही फर्क है सिविल लाइफ और फौज की यूनिफॉर्म लाइफ में। हमारा मैं प्रधान नहीं होता, हमारा होता है हम कंट्री वासियों के लिए, हम अपने देशवासियों के लिए, हम अपने से जो नीचे ऊपर साथ जिस पूरी टीम के हम मेंबर हैं, हम उन सब को सही तरीके से, संपूर्ण तरीके से अपना योगदान दे सकें। ये है हमारी एक्चुअल में चीज, ये हमें फर्क करती है सिविल और यूनिफॉर्म को। आप सबको सैल्यूट है। अंकिता मैम, जो आप कह रहे हो टीम वर्क, बिल्कुल मैं इस चीज से टोटली सहमत हूँ, क्योंकि पूरी एक टीम है, एक कड़ी है, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। कोई भी काम हो कुछ पर मेरे वतन का अब समझना भूल के भी कम नहीं अब इन दीवानों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं वो इंद्रजीत सर आपसे पूछना चाहूंगी। इंद्रजीत सर, आपने बताया कि आपकी फैमिली में ज्यादा डिफेंस से ही बिलोंग करते हैं, तो फैमिली से रिलेटेड मतलब उनके क्या विचार रहे हैं वो हम सभी जानते हैं कि आपके फैमिली के किस तरह के विचार रहे होंगे डिफेंस को लेकर। तो मैं यहाँ पे आपसे ये प्रश्न पूछती हूँ कि फैमिली का और डिफेंस का, दोनों का एक दूसरे के साथ किस तरह का जुड़ाव रहा, और आप और आपकी फैमिली इस चीज को किस तरह से देखते हैं? देखिए, फैमिली जब एक ऑफिसर या जवान या जो भी मेंबर होता है फौजी, उसकी फैमिली वो उस फौजी का हिस्सा बन जाती है। वो फैमिली भी फौजी फैमिली ही कहलाती है, वो अलग से नहीं होती। वो फौजी अपने उसके साथ तालमेल होना बहुत जरूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है अपने कर्तव्य को निभाने के लिए। उसकी फैमिली का उसके साथ होना, उसके साथ रहना
चाहे वो फील्ड में पोस्टिंग हो या पीस में हो। तो वो एक जो मेल मिलाप है वो बहुत जरूरी है। ये मैंने, क्योंकि हमने फादर अपने घर में भी देखा, हम पहले भी जब हम थे, जैसे मेरे डैड ने तीनों लड़ाइयां देखी हैं, 62 की, 75, 65 की, 71 की। तो 65 में खैर मैं बहुत छोटा था, 2 या 3 साल का था। तो हम लोग अमृतसर में थे, तो जब वो 14 डेज डैड घर पे नहीं आए थे उस टाइम पे जब लड़ाई हुई, तो एक जो घर में रहने वालों के लिए कई चीज मुश्किल हो जाती है, पर एक वो मिलाप रहता है कि हाँ भी हाँ जोड़ किसी काम से के हैं। तो इसी तरह से 71 में ही वॉज इन नॉर्थ ईस्ट, तो सिलसिलट की लड़ाई जो बहुत फेमस है, ही वॉज पार्ट ऑफ दैट। तो उनको हम मेंशन इन डिस्पैचेस में मिला था, जो सिलट को कब्जा किया था जब पहली बारी। तो इस तरह से जब, और हम लोग 8 साल ही अकेले रहे, फादर वॉज इन फील्ड फॉर 8 years टुगेदर। तो वो एक अगर फैमिली का मेल मिलाप या फिर नहीं होता तो बड़ा मुश्किल होता है रहना। तो बहुत जरूरी है एक फौजी के लिए उसकी फैमिली का उसके साथ रहना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कुछ भी हो। आजकल थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए हो गया, जगह अच्छी बन गई है, सहूलियतें मिल गई हैं, फैमिली कैन गो अलॉन्ग विद योर हस्बैंड और व्हाटएवर दिस थिंग। तो उस तरह से थोड़ा सा फर्क हो गया, बट आज भी वही है। अगर मेल मिलाप नहीं होगा, आपको हम सब कई जगह लोग फौजी हैं, हम सब लोग ने एक कमरे, छोटे से कमरे से में भी रह रहे हैं, बड़े बंगलोज में भी रहे हैं, हर जगह से रहने की हमको आदत पड़ गई है। एक बक्से में भी किचन होता है, पूरा बड़ा किचन भी होता है। तो ये सब हम सब जानते हैं फौजी। तो इस तरह से मेकशिफ्ट हम लोग कर लेते हैं। जब कहीं पोस्टिंग में पहुंचते हैं तो एक छोटा सा कमरा मिलता है, फिर बड़ा मिलता है, फिर सडनली फिर बंद हो जाता है। ऐसे ही करके फैमिली के अगर मेल मिलाप नहीं होगा तो इस तरह से रहना, इस तरह से अपना काम करना मुश्किल हो जाता है। बट ये बहुत जरूरी है फैमिली का बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। मैं इसी सवाल को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए मैं अंकिता मैम से थोड़ा जानना चाहूंगा। जैसा आपने बताया कि आपकी इंस्पिरेशन एक टीवी सीरियल थी, वहां से आपको जो भी आपका गोल था वो अचीव करने का, आपको वहां से आप इंस्पायर्ड हैं। तो इस चीज को लेके आपका जो टारगेट गोल था कि हमें डिफेंस में ही जाना है, तो फैमिली से रिलेटेड ऐसा कुछ था कि नहीं आपको कुछ दूसरे फील्ड में जाना चाहिए या आप डिफेंस में ना जाओ, इस तरीके का ऐसा कुछ किसी के सजेशंस रहे थे कभी? बिल्कुल बिल्कुल, सभी ने इसका अपोज किया, किसी ने भी सपोर्ट तो नहीं किया था। ऐसे डिसीजन उस वक्त में 1982 में एक लड़की, 24 साल की लड़की अगर ये डिसीजन ले, जो कि उस जमाने में शायद लड़कियों को इतना आजादी भी नहीं थी अपने करियर के लिए डिसीजन लेने की, सिर्फ माता पिता चाहते थे डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन गए तो बस बहुत बड़ी बात हो गई। तो मैंने जो डिसीजन लिया उसका बोला, कहाँ बनोगी, तुम बनी हो, किसी तुम्हारे अंदर है नहीं वो चीज, तुम कैसे बनोगी। और उसका ऐसा भी हुआ कि किसी ने मुझे सपोर्ट इस तरीके से नहीं किया, जैसे कोचिंग नहीं करवाई गई, लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं किसी को समझ ही नहीं आया ये बात। तो जरूर मैंने एक लड़ाई, सबसे पहली मेरी लड़ाई वहीं से शुरू हो गई थी कि लोगों को कन्विंस करना, घर वालों को कन्विंस करना कि मुझे एक बार, और ये बहुत ही मजेदार मेरी एक कहानी है, आप लोग पढ़िए जरूर और अपने दर्शकों को पढ़ाइए। एक ड्रीम्स डिफाइंड करके एक बुक है, उसमें मेरी एक कहानी है, दूरदर्शन डिड नॉट सेल एनी ड्रीम्स बट आई स्टिल बॉट वन। मेरे को ये लिखना था कि मैं कैसे आर्मी में एसएसबी तक मैं कैसे पहुंच पाई। वो एसएसबी देने के लिए, सीडीएस एग्जाम देने के लिए भी एक बहुत बड़ी लड़ाई थी मेरे घर में, मेरे अंदर में, मेरे चारों तरफ। उस लड़ाई को मैंने कैसे ऑब्स्टिकल को क्रॉस किया कि मैं एसएसबी एग्जाम तक पहुंच पाऊं, आर्मी के एग्जाम तक पहुंच पाऊं। वो एक बहुत ही मजेदार लाइफ की मेरी स्टोरी है। अगर आज का जनरेशन को आप पढ़ाएंगे तो वो जरूर मोटिवेट होंगे। बहुत खूब, बहुत अच्छा। ये आपका जो स्ट्रगल था और ये जो लड़ाई थी,
लड़ाई अब बचपन से या जैसे भी आपकी लड़ाई रही है और फाइनली जहां भी आर्मी डिफेंस में आप गए, बस वो तो डिफेंस का मतलब ही है सुरक्षा और लड़ाई। तो ये आपका जो लाइफ का जो कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ, मैं कहना चाह रही हूँ आपसे, आप लोगों से बात करके और इंद्रजीत सिंह सर की बात सुन के मैंने अभी अभी एक अपने हाथ से एक पोएम लिखी है छोटी, जिस को मैं व्यक्त करना चाहती हूँ अपने शब्दों में। अगर आप लोग सुनेंगे तो मैं, छोटी सी पोएम है, मैं नहीं, बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे मैम, और हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे इसको। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज आप इसको सुनाइए हमें, आपकी कविता। ओके ओके। न कोई पीछे खड़ा था, न कोई पीछे खड़ा था, न कोई आगे खड़ा है। कदमों को कुछ पता ही न था कि क्या क्या उसके आगे पड़ा है। कंकड़ों को बीन कर जो रास्ता बनाया है, अनजान रास्ते पे चलकर मुकाम तो बनाया है। पहले मेरे रक्त का लाल रंग था, आज वो ऑलिव ग्रीन रंग का है। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब रचना। इसी के साथ मेरा नेक्स्ट सवाल जो है वो केसी राज, कविराज सर के साथ है। उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि वैसे क्षण जिनसे आपकी छाती चौड़ी हो गई हो, उसके बारे में थोड़ा हमसे साझा करें। हाँ जी मैम, ऐसे बहुत सारे पल इस लाइफ में आए कि जिनसे कि हमें एक गर्व की अनुभूति हुई कि एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। उसमें एक बार हम अमरनाथ यात्रा में थे, तो वहां पर जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए डिप्लॉयड हुए थे। तो वहां पर रात में नाका लगा हुआ था, तो वहां से एक शख्स आधा रात के समय हमारे पास आता है। तो वहां पर उन्हें शायद पीछे किसी गाड़ी ने छोड़ दिया होगा। तो आते हैं तो मुझे पूछते हैं कि मुझे यहाँ यात्री शिविर तक जाना है, तो अब मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो कृपा करके महाराज वहां तक पहुंचाने में सहायता कीजिए। तो वहां से थोड़ी देर बाद उनसे बातचीत करने के बाद मैं एक ऑटो को रोका, और वहां पर ऑटो को उनके परिवार के साथ में थे, तो उनको बैठाया मैंने। तो वहां से गए, तो जब शिविर में पहुंचे, शिविर में जाना के बाद फिर दूसरे दिन वही शख्स गाड़ी में बैठ कर आता है, मेरे सामने गाड़ी रोकता है, तो है मुझे बताया कि मैं ऐसे हूँ। तो मुझे काफी गर्व का महसूस हुआ कि मैंने किस शख्स की मदद की। तो मतलब एक छोटी सी मदद थी, लेकिन क्या है कि अपने आप में एक गर्व की महसूस हुई कि मुझे किसी शख्स का काम किया मैंने। जी जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू। कविराज जी भी रचनाएं रचते हैं, तो मैं चाहूंगी कि एक रचना देश को समर्पित वो भी करें, वो भी रखें अपनी एक रचना, यदि वो चाहे तो। जी जी, जरूर जरूर मैम। मैं अपने, आपने मुझे बताया, जरूर आपके आदेश शिरोधार्य है, माता शारदे का आदेश शिरोधार्य है। मैंने एक सैनिकों के लिए एक रचना लिखी थी, हमारे देश के सैनिकों के लिए, जिसे आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैंने लिखा था कि आदर्शमय एक सैनिक का जीवन, सुनो जरा कवि के कलाम से। आदर्शमय एक सैनिक का जीवन, सुनो जरा कवि के कलाम से। एक जज्बा, एक रुतबा अलग ही, अंदाज सैनिक का कुछ जुदा ही आम से। एक जज्बा, एक रुतबा अलग ही, अंदाज सैनिक का कुछ जुदा ही आम से। जन जन का नायक है सैनिक, पहचान ही अलग सैनिक की सेना के नाम से। पहचान ही अलग सैनिक की सेना के नाम से। जाना जाता है सैनिक सर्वोपरि, जाना जाता है सैनिक सर्वोपरि। सम्मानित होता है सैनिक सल्यूट और सलाम से। सम्मानित होता है सैनिक सल्यूट और सलाम से। देश धर्म पर मर मिटता है सैनिक, देश धर्म पर मर मिटता है सैनिक। निस्वार्थ भाव और निष्काम से, सर्वश्रेष्ठ कर्म योगी है सैनिक। इस संसार में अगर कोई निष्काम और निस्वार्थ कर्मयोगी है तो वो एक सैनिक है। निस्वार्थ भाव और निष्काम से सर्वश्रेष्ठ कर्मयोगी है सैनिक, जो घबराता नहीं किसी परिणाम से।
जो घबराता नहीं किसी परिणाम से। सैनिक हमारे लिए आदर्श है, अनुसरणीय है। सैनिक जीवन का शेरों का अनुसरण करो। मैंने आगे लिखा था कि शेरों का अनुसरण करो, शेरों के साथ रहो, शेरों का वर्ण करो। ये भारत के शेर वीर है, शेर वीर है, इन वीरों का अनुकरण करो। ये भारत के शेर वीर है, इन वीरों का अनुकरण करो। सतरंगा नहीं तिरंगा पहनो, सतरंगा नहीं तिरंगा पहनो। तिरंगे को तुम धारण करो, जय हिंद का जयकारा बोलो, जय हिंद का उच्चारण करो। जय हिंद का तुम जयकारा बोलो, जय हिंद का उच्चारण करो। अनुशासन सीखो सैनिक से, क्योंकि सैनिक की जिंदगी एक डिसिप्लिन और अनुशासित होती है। अनुशासन सीखो सैनिक से, उससे स्वाभिमान सीखो। निज हित का त्याग कर, निज हित का त्याग कर, देश का करना गुणगान सीखो। निज हित का त्याग कर, देश का करना गुणगान सीखो। भद्र विनम्र शिष्ट व्यवहार, छोटे बड़े का करना सम्मान सीखो। यस सर, यस सर जैसे एनर्जेटिक वर्ड का उस्ताद से इसका ज्ञान सीखो। यस सर जैसे एनर्जेटिक वर्ड का उस्ताद से इसका ज्ञान सीखो। बगावत अलगाव पर उतर आए कोई, बगावत अलगाव पर उतर आए कोई, तो सैनिक से उसके दंड का विधान सीखो। तो सैनिक से उसके दंड का विधान सीखो। अनुसरणीय है जीवन सैनिक का, आदेश देना आदेश लेना। अनुसरणीय है जीवन सैनिक का, आदेश देना आदेश लेना। आदेशित जीवन से आदेशों की कमान सीखो, आदेशित जीवन से आदेशों की कमान सीखो। धन्यवाद आदरणीय, बहुत प्यार। बहुत खूब, लाजवाब, बहुत सुंदर कविता। थैंक यू सर, थैंक यू जी। इंद्रजीत सर, मेरा आपसे सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम इतनी देर बातें करी हैं आप सभी से, और आप लोगों के थ्रू हमने बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है, हमारे श्रोता ने भी बहुत कुछ जाना है। यदि फिर भी कोई ऐसी बात, कोई ऐसी खास बात जो छूट गई हो, तो वो आप हमारे साथ साझा कीजिए। और साथ ही हमारी पीढ़ी को, जो आने वाली आगे पीढ़ी है जो सामने, आप उनके लिए क्या संदेश देते हो वो भी हमें बताएं। इंद्रजीत सर। एक छोटी सा इंसिडेंस जो मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं ले पोस्टेड था, मेरी सेकंड पोस्टिंग थी। तो मैं ये एक भावना बताना चाहता हूँ कि एक फौज में सिर्फ सद्भावना सिर्फ आदमियों के साथ या जानवरों के सिर्फ नहीं होती, जानवरों के साथ भी उतनी सद्भावना के होती है। उसका एक मिसाल है हमारा सियाचिन। सबको पता है सियाचिन कहाँ है। मैं वहाँ लेह में पोस्टेड था, तो हमारे सियाचिन में एक अवलांच आ गया, बहुत बुरी तरह से अवलांच आ गया। उसमें करीब 14-15 लोग फंस गए। तो अब अवलांच को वहां जाने के लिए सडनली हमारे पास ARO डॉग्स होते हैं, अवलांच रेस्क्यू डॉग्स होते हैं, तो उनको वहां भेजा गया, 2 डॉग्स को। तो डॉग्स ने काफी मेहनत की, बहुत ठंडा मौसम था। उस लेवल पे जाके उन लोगों 2 डॉग्स हैंडलर्स को भी डिप्लॉय किया। डॉग्स ने काफी लोगों को बचा लिया, 2 या 3 लोग शायद 3 बच पाए। उन सभी जो लिंक पेट्रोल था उनमें से सबको बचा लिया। बाकी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बिकॉज हम लोग उसको नहीं बता सकते ज्यादा। तो पर जो दोनों डॉग्स को हाइपो और बहुत ज्यादा निमोनिया हो गया जब वो उनको वापस बेस कैंप में लाया गया। तो फिर मुझे यहाँ से, मैं वेटनरी ऑफिसर था लेह में, मुझे हेलीकॉप्टर से लेके जाए गए वहां पर उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए, और साथ में वहां पे गए और मैं उनकी उस यूनिट में रहा। हालांकि वॉक करके मेरी कोई एक्लेमेटाइजेशन नहीं हुई थी, बट सिंस उनको बचाना बहुत जरूरी था, उनकी तरफ से काफी रिक्वेस्ट आई थी, क्योंकि उनके जवानों जिनको उनको बचाया गया। तो जो वहां मैंने जाके जो सीन देखा, आप इमेजिन नहीं करोगे। एक कंपनी के पूरे ऑफिसर्स, पूरे जवान, सब लोग वो दोनों डॉग्स की खिदमत कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके 12 साथियों की जान बचाई थी। तो आई वॉज रियली दिस थिंग कि, और उनकी सेवा कर रहे थे। हालांकि मैं जाके उनकी दवाई दी, उनकी रात भर
जवान उसके मालिश वालिश करते रहे, सब करते रहे। अगले दिन, क्योंकि रात हम शाम को पहुंचे, रात को वहीं मुझे भी रहना पड़ा वहां पर। और फिर अगले दिन सुबह हेलीकॉप्टर से उन दोनों डॉग्स को इवैक्यूएट किया गया। हम दोनों बचा पाए, उन दोनों डॉग्स को बचा लिया हमने। एक जो उस समय उनकी पूजा, जो रात भर जो उनकी पूजा कर रहे थे, उनका जो एक उस जगह का आप समझें कि कितनी मेल भावना कितनी है, कि वहां पर ये नहीं देखा जाता कि ये जानवर है, ये कुछ है। एक किसी की एक जान बचाई उस लेवल पे जाके। पर मैं चाहूंगा, बट आप लोगों की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि जो जज्बा है वो फिर से जाग उठेगा लोगों के, जो आज के यूथ हैं। बिकॉज आप लोगों की जो बातें हैं वो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। और उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो सुनने वाले श्रोतागण हैं वो भी काफी मोटिवेट हुए होंगे, बहुत कुछ सीखे होंगे, जाने होंगे। अंकिता मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जिस तरह से हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं डिफेंस लाइफ के बारे में, आप लोगों के बारे में, हमारे देश के बारे में और जान रहे हैं, कोई ऐसी बात जो आपको लगती है कि और आपको बतानी चाहिए या हमसे छूट गई हो, हम ना पूछ पाए हो, तो आप वो हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। और साथ ही हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है वो भी मैम आप दें। यही कहूंगी में है वो किस प्रकार से इस देश को आगे ले जाने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है या सकती। आज का यूथ जो है, इतना पावरफुल यूथ है हमारा इस समय, इतना वेल एजुकेटेड यूथ है। ये जो आज के मिलेनियम बच्चे हैं, इनके सबके माता पिता बहुत जागरूक माता पिता रहे हैं। तो इन माता पिताओं ने बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी शिक्षा, अच्छा एटमॉस्फेयर घर में दिया है। इन जनरल मैं सभी को देख रही हूँ। तो जब इतने अच्छे परिवेश में पढ़ लिख के बड़े हुए हैं बच्चे, तो इनके पास और एक्सपोजर है। और अपने इस टैलेंट को जो भी उन्होंने पाया है, सिवाय सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने के, बहस का मुद्दा बनाने के, ये सोचें कि हम किस प्रकार से अपने देश को आगे ले जाने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इतने इनोवेशंस लाएं दिमाग में कि हम कुछ क्या नया बना सकते हैं। मैं रोज ही देखती हूँ, अक्सर न्यूज में देखती हूँ, बहुत सारे बच्चे आजकल बहुत सारी चीजें इनोवेट कर रहे हैं जिससे बहुत सारे अच्छे नए आविष्कार हो रहे हैं। ऐसे हमारा यूथ अगर चैनलाइज हो जाए और ये ना सोचे कि हाय मुझे कुछ नहीं मिला, हाय मुझे कुछ नहीं मिला, काश मुझे ये मिल जाता। मेक बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ये मंत्र होना चाहिए लाइफ में। आपको जो जहां पे मिला है उसका बेस्ट यूज करिए और देश को आगे बढ़ने में योगदान करिए। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात और बहुत सही बात बोली अंकिता मैम ने। वैसे भी ये जो हमारी सामने हमारे जो पीढ़ी है बहुत इनोवेटिव है, इनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, तो क्यों ना उसको हम पॉजिटिव वे में यूज करें और देश में कंट्रीब्यूट करें। अब मैं केसी कविराज सर से ये जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं आज की नई पीढ़ी के बारे में, उन्हें क्या संदेश आप देना चाहेंगे ताकि वो जिस जज्बे के साथ आप काम कर रहे हैं, देश के लिए समर्पित हैं, वही जज्बा वो भी दिखा सके। जी मैम, जैसे कि अपने इंद्रपाल सर ने बताया और अंकिता मैम ने बताया, बहुत अच्छे शब्दों में जवानों के लिए प्रोत्साहित और प्रोत्साहन स्वरूप उन्होंने जो शब्द बताए, बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की पीढ़ी को आगे आना चाहिए। जिस तरह सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के चक्कर में फालतू ना पड़कर अपने डेवलपमेंट के लिए आगे आना चाहिए और अपने डेवलपमेंट की सोच, अपने देश के डेवलपमेंट की सोचनी चाहिए। जिस तरह से आज हर व्यक्ति सोचता है कि हमारे देश में सुभाष और भक्त जैसे बेटे पैदा हो, लेकिन यह क्यों नहीं कि हर कोई ये इस बात को नहीं सोचता कि मैं भगत सिंह बनूं, मैं सुभाष बनूं। इस थिंकिंग को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए हमारे जवानों को। और चाहे वो सिविल सर्विस में हो, किसी न किसी रूप में हर नागरिक देश की सेवा कर रहा है, ये जरूरी नहीं है कि फौज में ही हो। तो किसी भी फील्ड में आकर आगे बढ़कर देश को सर्वोपरि मानकर देश की सेवा करनी चाहिए। और कुछ एक रचना के तहत मैं अपना संदेश देना चाहता हूँ कि कौन बचेगा कबलित होना काल से, मरना ही है तो वीर की मौत,
तिरंगे की शैया पर। कौन बचेगा कबलित होना काल से, मरना ही है तो वीर की मौत तिरंगे की शैया पर। जनाजा भी निकले जरा शान से, चार रिश्तेदार ही नहीं ये जग भी जाने, चार रिश्तेदार ही नहीं ये जग भी जाने, और दहन भी हो देश का पूरे सैनिक सम्मान से। तो ये चंद लाइनें थी मेरी कुछ दर्शकों के लिए। थैंक यू, बहुत खूब, धन्यवाद। आपके संदेश काफी एनर्जेटिक थे और बहुत ही आज की पीढ़ी को आज का पीढ़ी जो कि सोशल मीडिया में इतना ज्यादा खोया हुआ है कि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ही नहीं आ रही है। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश था आज की पीढ़ी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद केसी। आज हमने यहाँ पर इन सभी को सुना। ये सब वो जो डिफेंस से बिलोंग करते हैं और हमारा जो नजरिया है देखने का देश का और हमारे शूरवीरों का जो नजरिया है देश को देखने का, तो आप इनको सुनकर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि देश को किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है, देश के लिए कैसे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी यहाँ पे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ लाइनें हैं जो आप सभी को समर्पित करूंगी, क्योंकि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हमें यूं ही नहीं मिली है, ये स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली है, तो इसको आगे संभाल के भी रखना हमारी ही जिम्मेवारी बन जाती है। तो मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ आप सभी को। आजादी बेमोल है, आजादी बेमोल है, मिली गवा कर जान, बलिदानी ये वीर हैं, कर लो तुम सम्मान, कर लो तुम सम्मान, विजय की गाओ गाथा, इनके पग की धूल टिका दो इस पर माथा, हो दुश्मन की हार बनो ऐसे फौलादी, रखना इसे संभाल मिली अपनी आजादी, रखना इसे संभाल मिली अपनी आजादी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का हार्दिक आभार। आन देश की शान देश की, देश की हम संतान हैं, तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इस प्रोग्राम का वाइंड अप करती हूँ और साथ ही आप लोग से आग्रह है कि हमेशा अपने हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। और इसी के साथ सबको जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। स्वतंत्र आज देश है, स्वतंत्र आज भारती, स्वतंत्र आज देश है, स्वतंत्र आज भारती, स्वतंत्र ते सुदेविलो प्रथम स्वतंत्र आरती, स्वतंत्र आज देश है।